अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरियाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। ब्राइटन ने कैसे पहली बार यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया, कौन से खिलाड़ियों ने ब्राइट किया इस सीजन ब्राइटन के लिए, जानिए आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान में फुटबॉल की दुनिया से चंद अहम हकायक जानिए, कुछ क्लब्स और बेहतरीन खिलाड़ियों के बारे में। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बापे के ट्रांसफर सागा में नया मोड़ आ गया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर के लिए खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्या बड़ा बयान सामने आया। इंग्लैंड के स्टार खिलाड़ी ने किस क्लब को किया इनकार और इसकी क्या वजह बनी। और आखिरकार मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए एक बड़ी खबर आ गई। सऊदी प्रो लीग से ऑफर्स का सिलसिला जारी, एक और स्टार खिलाड़ी को हुई मेगा ऑफर। कौन थे वो खिलाड़ी, ये सब कुछ जानिए आज के गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में बात करेंगे हम एक ऐसी टीम की जिनकी सीजन प्रीमियर लीग में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और यूरोपा लीग के लिए तारीख में पहली बार उन्होंने क्वालिफाई किया है, और ये टीम है ब्राइटन की। आफरीदी, ब्राइटन की शानदार कारकर्दगी, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दिस सीजन कैसे देखते हैं आप? बहुत ही वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी, और अगर देखें तो एक क्लब जिसका स्लो प्रोसेस था, 2017 में ही वो प्रमोट होकर प्रीमियर लीग में आए थे। और अगर व्यूअर्स थोड़ी सी पीछे जाके इनकी ऊपर बात करें तो 1901 में इनकी फाउंडेशन रखी गई, और 1920 में फिर ये प्रॉपर जो लीग सिस्टम है इनका, क्योंकि उससे पहले ये जो छोटे मतलब कंपटीशंस होती हैं उसी में एक प्रोफेशनल क्लब नहीं बना था और उधर पे ही compete कर रही होती थी। फिर इन्होंने आप प्रमोट होते हो, आप बिल्कुल बेसिक से शुरू होते हो, प्रमोट होते होते आप इंग्लिश लीग का हिस्सा बनते हो, और फिर उसमें जो थर्ड टियर, फोर्थ टियर और फिर सेकंड टियर और फिर प्रीमियर लीग में आप शामिल होते हो। तो इसी तरह उनका जो सबसे हिस्टोरिकल एक एरा था वो 1979 से 83 तक था, और 83 में उनका जो था वो पीक हिट हुआ था जब इन्होंने FA कप के फाइनल में रसाई हासिल की थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड से हार गए थे। उसके बाद फिर से डाउन हिल उनकी जो जर्नी थी वो शुरू हो गई, और अगले ही सीज़न वो रेलीगेट होके सेकंड डिवीज़न में चले गए। फिर 34 साल सेकंड डिवीज़न में रह के उन्होंने 2017 में जो है वो प्रमोशन हासिल की। जी, बात आफरीदी, जिस तरह की उनकी अचीवमेंट्स रही हैं और अब दोबारा उस डगर पे चल पड़े हैं और यूरोपा लीग के लिए तारीख में पहली बार क्वालिफाई किया है। आपको लगता है ये जर्नी स्टार्ट रहेगा और इसमें रॉबर्ट डिज़र्बी का कितना बड़ा किरदार है? बिल्कुल, रॉबर्ट डिज़र्बी को आप जितना भी क्रेडिट दें वो कम है। ये पहले से बहुत ही वर्ल्ड क्लास मैनेजर थे सीरिया में, और इवन आप देखें कि पेप गार्डियोला जैसा मैनेजर इनको अगर कह रहा है कि ये इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन मैनेजर है, मतलब खुद को इंक्लूड करके उन्होंने रॉबर्टो डिज़र्बी को बेहतरीन करार दिया था। तो बेशक के वो जो एक ट्रेंड, एक फाउंडेशन सेट की थी ग्रैहम पॉटर ने, जो फिर चेल्सी चले गए, वो फिर इन्होंने उसको मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स कर दिया, क्योंकि उनकी जो टीम थी जो ग्रैहम पॉटर ने सेट की थी वो गोल्स कंसीड नहीं करती थी, इस वजह से वो मैचेस जीतती थी 1-0। लेकिन रॉबर्टो डिज़र्बी जो आए उन्होंने इस टीम को रेवोल्यूशनाइज करके ऐसी अटैकिंग टीम बनाया कि उनके अगेंस्ट खेलना मुश्किल हो गया था, और बड़े बड़े टीमों को, चेल्सी जैसी टीम्स को 4 गोल्स और आर्सेनल को 3 गोल्स, और हर बड़े। एक और चीज़ भी देखी गई है कि ब्राइटन जब ग्राउंड में अब उतरती है तो मुखालिफ टीम चाहे जितनी भी बड़ी टीम हो वो डरती है उस टीम से कि ये कुछ भी कर, जैसे पेप गार्डियोला ने भी इनके बारे में कहा, और इवन आपको याद है प्री मैच में भी उन्होंने कहा था कि ये मैच हमारे लिए आसान नहीं होगा क्योंकि आगे जो है वो रॉबर्ट डिज़र्बी काइंड ऑफ, तो वो एक प्रेशर है इनका। तो ये प्रेशर बनाने में आपको लगता है कि इनकी कामयाबी है, इनका रोल है? बिल्कुल, बेशक, और जो अटैकिंग टीम बनाई है वो रॉबर्टो डिज़र्बी की टैक्टिक्स ने ही बनाई हैं, और अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया कि ये किस तरह मैनेज कर रहा है। उसमें बेशक क्रेडिट प्लेयर्स को जाता है, क्योंकि वो जो हाई इंटेंसिटी टैक्टिक्स प्लेयर्स को उन्होंने ट्रांसफ़र किए, वो प्लेयर्स ने प्रोड्यूस भी किए पिच पे, क्योंकि आप जब हाई प्रेस करते हो और गैगिन प्रेसिंग एक तरह से आप कह लें कि वो करते हैं, तो उसके लिए बहुत हाई इंटेंसिटी और स्टेमिना प्लेयर्स का होना चाहिए, और वो प्लेयर्स ने पिच पे रेप्लिकेट किया। जी हाँ, बिल्कुल, प्लेयर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे क्लब ऑफ जो प्लेयर ऑफ द सीज़न है क्लब का, वो हम उसके बारे में बात करेंगे, और ये हैं पास्कल ग्रॉस। बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस रही है पास्कल ग्रॉस की, और इनकी शानदार परफॉर्मेंस सीज़न में क्या इन्होंने स्किल्स के साथ अपनी टीम के लिए अचीव किया। उसे आफरीदी, थोड़ा सा पास्कल ग्रॉस के बारे में बताइए। अभी तो ब्राइटन के लिए बेहतरीन खेल रहे हैं, इससे पहले कहाँ पे थे? क्या ब्राइटन में ही थे, और अब क्या कर रहे हैं? बहुत ही वैल्यूएबल जो है वो एक टैलेंट हंट किया था इनको 2017 में प्रमोशन के साथ ही लेके आए थे जर्मन लीग से,
और इनके फादर भी कार्ल्सरोवर के लिए खेलते थे और ये भी हॉफनहाइम और कार्ल्सरोवर का कॉम्बिनेशन था एक तरह से। मोस्टली इन्होंने जर्मन लीग में ज़्यादा टाइम इन्होंने नहीं स्पेंड किया और जर्मन के सेकंड लीग से लेके आए थे, तो पहले जो जर्मन लीग में प्लेयर खेलता है उसको स्पॉट करना बहुत इजी होता है, लेकिन जब कोई सेकंड डिवीज़न में प्लेयर खेलता है तो इसका मतलब है कि आप उधर से स्पॉट करके अगर टीम में ला रहे हैं तो आपके स्काउट्स को जितनी भी शाबाशी दे वो कम है। और इनके जो ब्राइटन के स्काउट्स हैं वो आप देखें कि अभी कितने बड़े बड़े प्लेयर्स इन्होंने मतलब ढूंढ के लेके आए हैं, जिसमें अलेक्सिस मैकेलिस्टर ऑलरेडी लिवरपूल का हिस्सा बन चुके हैं, कैसीडो जो है वो चेल्सी चले जाएंगे और बहुत ही मैनेजर सबसे एक्सपेंसिव मैनेजर इन्होंने चेल्सी को बेचा था। तो पास्कल ग्रोस भी उसी हिस्से का एक कड़ी है और अभी तो मतलब किसी बड़े क्लब में शायद ना जाएं क्योंकि 32 ईयर्स के ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन पहली ही सीज़न में इन्होंने 17-18 में आके प्लेयर ऑफ द सीज़न तब भी बने थे और अभी दोबारा आके और इस सीज़न प्लेयर ऑफ द सीज़न बनना ये बहुत मैसिव अचीवमेंट इस लिहाज से है कि आप देखिए अलेक्सिस मैकेलिस्टर जो कि दुनिया के बेस्ट मिडफील्डर्स में से हैं और उन्होंने शानदार उनके होते हुए मोइसेस काइसीडो, अलेक्सिस मैकेलिस्टर और केरो मिटुमा जो जापानीज प्लेयर हैं, उन तीनों ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, बड़े-बड़े अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। हाँ, और लाइमलाइट भी सारी उनके पास रही है, लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स थे ना वो पूरे सीजन में। चलिए नंबर्स पे आफरीदी ने बात की है तो नंबर्स पे नजर डालते हैं। स्टैट्स जो है वो पास्कल ग्रॉस के क्या कहते हैं आपके सामने हैं। 37 मैचेस उन्होंने खेले हैं, मिनट्स प्लेड आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, ये 3239, गोल्स 9 किए हैं, असिस्ट 8 किए हैं और एक्सजी फैक्टर आफरीदी 5.4 है और यही शो भी कर रहा है कि किस कैलिबर के ये प्लेयर है और क्या इनकी परफॉर्मेंस रही है। कितने इंपॉर्टेंट है आने वाले सीजन में पास्कल? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी हैं कि ये एक ऐसा एसेट है जो कि शुरुआत से प्रीमियर लीग में जैसे ही प्रमोट हुए थे तब से है, एक सीनियर मेंबर है टीम का और आप इसके बारे में इवन इनके अपने मैनेजर और अपने जो इनके पंडित्स होते हैं ब्राइटन के अपने जो डायसेक्ट करते हैं, जो इनके लेजेंडरी खिलाड़ी गुजर चुके हैं, उन्होंने इनके बारे में कहा है कि इनको अगर आप डिफेंडर के लाओ तो खेलेगा, इनको सेंटर मिडफील्डर के लाओ तो खेल सकता है, अटैकिंग मिडफील्डर के लाओ खेल सकता है, इवन स्ट्राइकर भी खेल सकता है। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि पिच के हर पोजीशन पे खेलने की सलाहियत रखता है। रॉबर्टो डी ज़र्बी ने इनके बारे में इस हद तक कह दिया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बेहतर प्लेयर मैनेज नहीं किया। ओके, बहुत बड़ा बयान है ये रॉबर्ट डी ज़र्बी का इनके बारे में और आई होप कि नेक्स्ट जो सीज़न है उसमें भी क्रॉस जो है वो रॉबर्ट डी ज़र्बी की उम्मीदों पे पूरा उतरे, अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दें। नेक्स्ट जो है वो बेस्ट डिफेंडर ऑफ द सीज़न जो क्लब के लिए हुए हैं ब्राइटन के लिए इस प्रीमियर लीग के सीज़न में, वो उनको हमने फीचर किया। लुइस डंग ये प्लेयर है, बेहतरीन डिफेंस इनकी तरफ से देखने को मिला और इनके डिफेंस की वजह से ही ब्राइटन जो है वो यूरोपा लीग में तारीख में पहली बार जो है वो कामयाब भी हुआ उसमें क्वालिफाई करने के लिए। से आफरीदी ये भी ब्राइटन के लिए खेलते हैं और बहुत शानदार उन्होंने खेला, बेस्ट डिफेंडर भी बने हैं। कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, कहाँ से आए हैं और अब आपको लगता है कि रिसेंट पास्ट में तो अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, नियर फ्यूचर में भी अच्छा खेलेंगे? जी बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग प्लेयर और ये लोकल बॉय ही हैं और इससे बेहतर कोई भी क्लब को नहीं समझ सकता क्योंकि इनकी पैदाइश भी ससेक्स ब्राइटन में हुई थी और वही का बेस्ड ये क्लब है। फादर भी इधर से ही खेल चुके हैं, इसी लोकेलिटी है में फैमिली की पूरी। हाँ, तो मुझे नियर फ्यूचर में इन्हीं के साथ नज़र आ रहे हैं। बीच में एक सीज़न क्योंकि ब्राइटन के साथ 2017 से ही हैं, उसके पहले एक ब्रिस्टल के साथ लोन स्पेल रहा था, लेकिन ओवरऑल इनका ब्राइटन के साथ ही ज़्यादा अरसा गुजरा है और मुझे नहीं लगता कि कहीं और इनको जाने की अब तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्राइटन भी उस लेवल पे पहुंच गया है कि टॉप बारे में नहीं कुछ कहा रॉबर्ट डी ज़र्बी ने? आप बिल्कुल इनके बारे में भी कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर उनकी टीम में। और आप देखें व्यूअर्स के परवेज एस्टुपिनियान और मोइसेस काइसीडो ने डिफेंसिवली बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है और परवेज एस्टुपिनियान जो हैं उन्होंने तो असिस्ट भी ज़्यादा किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इन्होंने मतलब ओवरऑल जो प्लेयर ऑफ द सीज़न है उस लिस्ट में भी 4th पोजीशन इनकी थी। पास्कल ग्रोस, फिर मैकेलिस्टर, काइसीडो और चौथा नंबर इनका था। इसके बाद परवेज एस्टुपिनियान और मिटुमा और परवेज एस्टुपिनियान थे। तो बहुत ही शानदार और ये दो ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने अवार्ड जीता लेकिन ये लाइमलाइट इतनी नहीं हासिल कर पाए, इसीलिए हमने इनको लाइमलाइट और स्टैट्स पे नज़र डालते हैं कि इनकी इस सीज़न में क्या परफॉर्मेंस थी। ये आपके सामने क्लीन शीट्स आप देख रहे हैं 12 थी
और टैकल्स 29, इंटरसेप्शंस जो थी वो 31 थी, ग्राउंड डुअल्स 1/22 और एरियल डुअल्स 1 जो है वो 65 थे, क्लियरेंसेस 80। अफरीदी स्टैट्स देख के तो कोई भी प्लेयर डर जाए जो अटैकिंग प्लेयर है इतना ज़बरदस्त डिफेंस। जी बिल्कुल, और ये डिफेंस के साथ अपनी टीम को अटैक में भी हेल्प आउट करते हैं, ख़ास करके जब कोई सेट पीस हो। व्यूअर्स ने ऑडियो वीडियो में देखा भी कि उन्होंने हेडर से गोल स्कोर किया, क्योंकि 6 फुट और 4 इंच के ये खिलाड़ी हैं तो अच्छा खासा इनका कद है, तो हेडर्स में काफ़ी यूटिलाइज होती है इनकी प्रेजेंस, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक टीम के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर जब आपके पास होता है और फिर लोकल भी हो, क्लब को अंदर से जानता हो, और उनके लिए फिर उस क्लब के लिए खेलने में अच्छा जज्बा ज़्यादा होता है। तो यूरोपा लीग में अब आपको बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, इससे बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आएगी रॉबर्ट डे ज़र्बी के होने से और इन प्लेयर्स के होने से, या आपको लगता है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा वहाँ पे अभी? क्योंकि ये जो मेजर खिलाड़ी हैं इनके प्लेयर्स, अब देखिए मैकैलिस्टर ऑलरेडी क्लब को छोड़ चुके हैं, काइसेडो भी ट्रांसफ़र विंडो बंद होने तक तो चले ही जाएंगे, चेल्सी आज कल में प्लेयर्स तो जा रहे हैं, मेन प्लेयर्स चले जाएंगे, लेकिन फिर भी इनकी जो खासियत है, जो पिछले सीज़न भी हमने देखा कि लिएंड्रो ट्रोसार्ड आर्सेनल ने ख़रीद लिए, लेकिन फिर भी इनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे नहीं गया, और इन्होंने रिप्लेसमेंट जो हैं ये बहुत अच्छी इनके पास पहले से तैयार होती है। स्काउट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा व्यूअर्स के, स्काउट्स इनके बहुत तेज़ हैं, तो ये पहले से इन्होंने एक इनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने इनके जो स्काउट्स होते हैं वो पहले से, अगर इनकी एकेडमी में कोई प्लेयर आ जाता है जो जिसका पहला सीज़न हो और इनको पता लग जाता है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर है और नियर फ्यूचर में किसी बड़े क्लब में खेल सकता है, तो वो उसकी रिप्लेसमेंट उधर से ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब मैकैलिस्टर की और काइसेडो की 2 साल पहले ही इन्होंने जैसे ही वो अच्छी परफॉर्मेंस इस सीज़न इन्होंने शुरू की, 3-4 महीने पहले ही उन्होंने रिप्लेसमेंट ढूंढने ये भी एक बड़ी वजह है आपकी कामयाबी की, कि आपके जो पीछे पूरे वो पिलर्स हैं वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं, और जिस तरह अफरीदी ने भी कहा कि जब वो जूनियर लेवल पे क्लब में खेल रहा है तो उसकी तभी रिप्लेसमेंट ढूंढना वो शुरू कर देते हैं, और इसीलिए कामयाबी भी उनका मुकद्दर बनी है। और लेट्स सी, हम उम्मीद करते हैं हमें यूरोपा लीग में भी अच्छा खेलती हुई नज़र आए ब्राइटन, और नेक्स्ट प्रीमियर लीग में भी अच्छा खेलती हुई नज़र आए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है ब्रेक। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में माज ने हमें ज्वाइन कर लिया। माज, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान डोमेस्टिक फुटबॉल पे काफ़ी गहरी नज़र है, उसके अलावा भी जो है वो काफ़ी इनसाइड आपके पास खबरें होती हैं। सबसे पहले तो बताइए कि जो मुतालबात किए गए थे गुमनाम सिपाहियों की तरफ से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, वो कहाँ तक वो पेशरफ्त हुई है, और स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो मुतालबात किए थे पाकिस्तान फेडरेशन से कि जी वो मेंस टीम की जो परफॉर्मेंस थी ज़रा वो तो हमें रिटर्न में दिखाएं कि क्या उन्होंने किया है, वो मामलात अब कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कोई पेशरफ्त हुई है या भी लटक रहे हैं? ये जो मुतालबात थे वो देयर स्टिल देयर। अच्छा, वो लोग रिपोर्ट्स भी मांग रहे हैं और वो परफॉर्मेंसेस के हवाले से एक ट्रांसपेरेंसी भी चाहते हैं। स्पोर्ट्स बोर्ड मतलब ओवरऑल एवरीबडी शुड नो, एवरीबडी शुड गेट टू नो कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग। इतनी तैयारी के बाद भी अगर आप जा रहे हैं और किसी इंटरनेशनल लेवल, आपने बताया था एक गोल कितने साल में हुआ है? 2018 के बाद 2023 में हमें गोल सेलिब्रेट करने का मौका मिला है, वो भी एक ही वो भी एक ही ठीक है, बट नॉट बैड, एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड प्लेइंग। ये एक ऐसा संग मील है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम नहीं खेल रहे थे, हमारी लीग्स नहीं हो रही थी और फुटबॉल में कहीं हमारा नाम नहीं था, और अब वो नाम बनना शुरू हुआ है, तो वी शुड सेलिब्रेट दिस। बिल्कुल, ये अच्छी खबर है, ये अच्छी बात है। तो ये जो आप गुमनाम सिपाही जिनको कह रहे हैं, मदाह और फॉलोअर्स जो हैं वो सिपाही से कम नहीं होते, मैं तो यही मानता हूँ। और डेफिनेटली वो भी अगर इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई एक बड़ा मखसूस मकसद है जो वो चाहते हैं। जितनी विजिबिलिटी होगी, लोगों के साथ एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो दोनों तंजीमों के लिए ये बेहतर होगा। और ये भी अच्छी बात नहीं है कि दोनों अब जो भी खुल के सामने आ रहे हैं, और ये फाइनली जो है वो एक जो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, अब जो है वो फाइनली एक पेज पे आ जाएंगे कुछ अर्से में। ऑफ कोर्स थोड़ा तोड़ फोड़ तो होगी, वो कहेंगे ऐसा करे, वो कहेंगे ऐसा करे, लेकिन ये सब होने का वो जो इख्तलाफ की खूबसूरती ये होती है कि फाइनली एक चीज़ जो है वो निकल के सामने आ जाती है, और उसमें भी थोड़े बहुत तो रहते ही हैं, ये नेचर का कानून है। एनीवेज चलें, आपने कहा कि अभी पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन इस पे हो जाएगी जल्दी पेशरफ्त। दूसरा मुझे ये बताएं कि जो हमारी वुमेन्स टीम गई है सिंगापुर, फीफा के मयार पर उनको गेज करने के लिए पहले भी रिक्वेस्ट की गई थी कि जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर के हवाले से 2 मैचेस पाकिस्तान ने होम लेग के होस्ट करने हैं, उससे पहले एक असेसमेंट होनी चाहिए, हमारे ग्राउंड्स का आप जायज़ा लें
पंजाब स्टेडियम है उससे देखें, यूब स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम कराची में, सिंध में स्टेडियम्स हैं और रावलपिंडी में हैं, तो उनको एक असेसमेंट प्रोसेस से वॉक थ्रू किया जाए कि वो और उसमें अगर कहीं कोई कमी डिस्क्रिपेंसी है तो उसको पूरा किया जाए। कोई डिस्क्रिपेंसी है तो तो जाहिर है। आया कुछ जवाब उनकी तरफ से? अभी ये है कि अगर ये मामलात जैसे चल रहे थे तो वो सानवी तरजीह बन गया था वो मामला, तो अब जैसे जैसे विल बी गेटिंग डन विद दीज थिंग्स लाइक ये सिंगापुर वाला जो दौरा है ये हो जाएगा, उसके बाद जो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के जो अंडर 13 आ रहे हैं, अंडर 23 आई एम सॉरी, वो हो जाएंगे, तो उसके बाद डेफिनेटली तवज्जो जो है वो ग्राउंड्स की तरफ जाएगी कि जो जिन उम्मीद करते हैं जल्दी चली जाए, इससे पहले कि क्वालिफायर्स बिल्कुल सर पर आ जाएं और तब जो है वो तवज्जो जाए। उसके अलावा क्लब्स आज कौन से आपने जो है वो पाकिस्तान के फीचर किए हैं आज के प्रोग्राम में? क्लब आज कराची यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है जो टॉप फ्लाइट का एक क्लब है। अच्छा, कराची यूनाइटेड 1996 में ये ओके, कायम काफी हुआ। पुराना क्लब। एग्जैक्टली, और बैनुल अक़वामी दौरे भी कर चुका है निजी सतह पर। अच्छा, पाकिस्तान प्रीमियर लीग में ये पाकिस्तान प्रीमियर लीग का हिस्सा बने हैं साल 2013 में। अच्छा, 1996 में फर्स्ट टाइम ये सामने आए और 2013 में प्रीमियर लीग में क्वालिफाई किया, प्रीमियर लीग का हिस्सा बने। वैसे सेकंड डिवीज़न का जो मुकाबला है उसमें जो उनकी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी ये है कि वो सेकंड आए हैं 2020 के सीज़न में। 2021 का जो सीज़न था पाकिस्तान प्रीमियर लीग का, उसमें भी ये टॉप फ्लाइट का हिस्सा थे। अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना वायरस की वजह से वो सीज़न तो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी बड़े बहुत अच्छे मुकाबले जो है वो थे, वो मुतवक्के थे। अभी इस जो साल 2021 है इसके बाद जब इनकी परफॉर्मेंस का अगर आप देखें तो ये क्लब जो है ये बुनियादी सहूलियात के हवाले से कहीं भी कमी का शिकार नहीं है। इनके पास अपना स्टेडियम भी है और इनके पास इतना सफिशेंट पूल भी है प्लेयर्स का कि अगर कभी प्रीमियर लीग में क्लब्स की प्रेफरेंसेस देखी जाए तो कराची यूनाइटेड इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, बिल्कुल ठीक। ये पहली तरजीह होगा ये क्लब, क्योंकि दे आर इक्विप्ड, दे आर रेडी एंड दे हैव देयर और ये सब कुछ होने के बावजूद, लाइक कोविड भी आया, सारी चीज़ों के बावजूद उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, मेंटेन रखा हुआ है अपने आप को। वेरी वेल सेड। ये एग्जैक्टली इन्होंने अपना रेपुटेशन अभी तक मेंटेन दे आर रेडी बेसिकली, कभी भी प्रीमियर लीग हो दे आर रेडी। और इसी तरह के क्लब्स को मौका दिया जाएगा जहां पर अभी टीम बननी है, उनकी ज़हन साजी करनी है कि जी आप तैयारी करें, रिसोर्सेज दिए जाएंगे, स्पोर्ट्स बोर्ड आपकी हेल्प करेगा या इवन फेडरेशन भी अगर आपको ओन करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ फुटबॉल, तो ऑब्वियसली वो के लिए हो सकती हैं चीज़ें। लेकिन अभी इनिशियली हमें तो फॉरन चाहिए और फॉरन में ये एक क्लब है कराची यूनाइटेड जो कि फौरन आ जाएगा सामने और कहेगा जी हम तो तैयार हैं, कब से वेट कर रहे हैं, पहले कम्पीट कर भी चुके हैं, आपकी राहें देख रहे थे कब से और शुक्र है आप आए। और दूसरा जो क्लब है वो भी आपने फीचर किया है, कौन सा दूसरा क्लब है? दूसरा इस्लामाबाद का एक क्लब है जो अभी हमने हमारी रिसर्च विंग ने इसको डिस्कवर किया है। पोपो FC इस्लामाबाद का क्लब है, एस्टैब्लिश्ड क्लब है। इनकी 2 टीम्स हैं, अंडर 21 भी अभी इनकी टीम है और जो हमारी ऑब्जर्वेशन में अंडर 16 टीम भी है। अच्छा। और बड़े यंग इनके प्लेयर्स हैं और इनको नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के साथ ये अफिलिएटेड हैं। अब इनकी जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से जो क्लब की बाकायदा मेंबरशिप है उसका स्टेटस अभी हमारे पास क्लियर नहीं है। अच्छा, वो नॉट श्योर कि ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से एक्नॉलेज्ड हैं या भी नहीं है, या इनको बाकायदा अपने 20 प्लेयर्स का जो प्रोफाइल है, उनके आई कार्ड्स और उनके सारी आइडेंटिफिकेशन, वो सारे कवायद जो है वो देने के बाद रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी टू क्वालिफाई फॉर द सेकंड लीग, बिल्कुल ठीक, बी डिवीजन के लिए। लेकिन जिसमें आप कह रहे हैं एस्टैब्लिश क्लब है और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इनका भी स्ट्रक्चर है, इंतजामी ढांचे में देयर इज नो डाउट। तो फिर ये चीज़ में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो हो जाएंगे, और अगर प्रोसेस में है तो वो भी हमें जल्दी ये खबर सुनने को मिलेगी कि पोपो FC अब जो है वो एक्नॉलेज हो गया। वो कंटिन्यूसली इन फॉलो अप विद देयर मैनेजमेंट और हमारी कोशिश है कि इस पर वो अब हमें, आपको लगता है ये भी जल्दी ही क्वालिफाई कर लेंगे प्रीमियर लीग के लिए आगे जो होने वाली है? हमारा इनको असेस करने का जो एक बुनियादी क्राइटेरिया था वो यही था कि जिस क्लब के पास भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान नहीं है, जिनके पास अपना ग्राउंड है जहाँ पर प्लेयर्स जो हैं वो डेली बेसिस पर इकट्ठे हो सकते हैं, तरबियती कैंप लग सकता है, उनके पास मुनासिब रीजनेबल सोशल मीडिया है, ये सारी सहूलियात जिनके पास हैं वो दे आर रेडी टू क्वालिफाई। तो इनके बारे में भी आप कह सकते हैं कि जब भी प्रीमियर लीग हो दे आर रेडी। प्रीमियर लीग के लिए अभी नहीं, इनको पहले सेकंड डिवीजन की जो नेशनल चैलेंज कप है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो नेशनल लीग होती है जो सेकंड ईयर की, वहां पर इनको अभी अपनी कारकर्दगी लेकिन दे आर रेडी फॉर दैट
कि वो नहीं है कि जहन साजी करेंगे और ये करेंगे तो बनाएंगे। कवायद तो उनके पूरे हैं। अब सेकंड डिवीजन में ये किस तरह परफॉर्म करते हैं, अपनी सलाहियतों को जौहर दिखाते हैं, वहाँ एटलीस्ट नेशनल चैंपियन बने या टॉप 3 में ये फिनिश करते हैं सेकंड डिवीजन की लीग, तो फिर टॉप फ्लाइट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए होप सो क्वालिफाई करें। और नेक्स्ट बात जो हम करने जा रहे हैं प्रोग्राम में वो है एक बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर, और इनके बारे में काफ़ी कुछ है बताने को मार्च के पास, और ये प्लेयर हैं कलीमुल्लाह खान। तो कलीमुल्लाह खान जो है, अगर उनकी फैमिली देख रही है या वो देख रहे हैं, हमारे उन व्यूवर्स को बताइए जो नहीं जानते कि पाकिस्तान में कैसा टैलेंट मौजूद है। कलीमुल्लाह खान कहाँ से आए, कहाँ रहे, अब कहाँ पर है? अली, इनका ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान के शहर चमन से है। ओके। और ये KRL की जानिब से खेलते रहे हैं, KRL की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और ये वाहिद पाकिस्तानी है जो क्लब फुटबॉल में गोल्स की सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। वाह। और सिर्फ पाकिस्तान के क्लब्स ही नहीं, इनके पास जो एजाज़ है वो इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि ये दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स में जो है अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवा चुके हैं। ये अमरीकी लीग की जो वो सेकंड डिवीजन की लीग है, उसमें सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया का जो शहर है सैक्रामेंटो, ये उसकी नुमाइंदगी कर चुके हैं। ओके। किर्गिज़िस्तान की लीग खेल चुके हैं, एग्जैक्टली तुर्किश लीग की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो क्लब लेवल पर इनका जो इंटरनेशनली भी जो इनका एक्सपोजर है वो ठीक ठाक एक्सपोजर है, एंड ही इज जस्ट 30 years old। अच्छा, अभी भी 30 years old और अभी खेल रहे हैं, दस्तयाब हैं, अवेलेबल हैं, और वो अपने आप को बड़े वो पुरज़्म हैं। पाकिस्तान के लिए किस अरसे में खेले हैं ये 2011 में इनको सेलेक्ट किया गया था। अंडर 23 सबसे पहले ये अपीयर हुए थे, और साल 2011 में ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, और उस वक्त इनको मुंतखब किया गया। अब जो करंटली इन्होंने जो हमारे ज़राए से हमें मालूमात हासिल हुई है, इन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का जो जज्बा जो है वो जाहिर किया है। ऑब्वियसली अब उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर भी है, वो इंटरनेशनली भी खेल चुके हैं, टेम्परामेंट भी पता है, एग्जैक्टली एनवायरनमेंट का भी पता है। आप लगता मौका दिया जाएगा? देना चाहिए जी। आप 25 से ज़ायद नेशनल टीम की जानिब से मैच खेले हैं, 4 गोल्स भी कर चुके हैं, और सेंचुरी भी, जैसे आपने कहा, गोल्स की ये वाइड प्लेयर है, इन्होंने किया है। और 30 years फुटबॉल में कोई एज नहीं है, 36, 36, 37 साल के प्लेयर्स पीक खेलते हैं, और ये तो उनका पीक होता है 30 years का। और मैं अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इनको पुश, ज़ाहिर है शुरुआत में आगे एकदम ही तो नहीं है, आपको वो बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस देंगे, लेकिन अगर 5-6 महीने इनके साथ प्रॉपर ट्रेन कराया जाए इनको, या खुद भी करें, लेकिन उस सिस्टम में आके, तो ये दोबारा से हमें बड़े शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस इनकी तरफ से देखने को मिल सकती हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम है, ये तो जो इस लेवल के एक्सपोजर के साथ आता है वो तो चंद हफ्ते में ही गेट्स यूज्ड टू ऑफ इट। हाँ, ये ज़रूर है कि जो यंग लड़के हैं दे कैन लुक अप टू कलीमुल्लाह खान, क्योंकि यही हैं जो हुज पेविंग द पैथ टू अदर कंट्रीज लीग्स। किर्गिज़िस्तान में, तुर्किश लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जा सकते, चाइनीज़ लीग है, और अब तो सबसे ज़्यादा सरमायाकारी जिसमें सऊदी प्रो लीग में हो रही है, वहाँ के दरवाजे भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए खुलने चाहिए। और ये इनके पास एक्सपोजर है, ये गाइड भी कर सकते हैं हमारे नए प्लेयर्स को किस तरह से आपने अप्रोच करना और किस तरह से जाना है। और ये कलीमुल्लाह खान, और उम्मीद करते हैं कलीमुल्लाह खान दोबारा से इनको मौका दिया जाएगा और दोबारा हम इनको खेलता हुआ देखेंगे पाकिस्तान के लिए। ये कुछ इनसाइड स्टोरीज थी पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से। बहुत शुक्रिया मास, आपने हमें ज्वाइन किया। अभी यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में अभी शामिल करेंगे लेटेस्ट हैपनिंग क्या हो रही है फुटबॉल की दुनिया में। हमारे पास कुछ ज़बरदस्त ट्वीट्स हैं आपके लिए, और आपको दिखाते हैं आज की पहली ट्वीट। और पहली ट्वीट में किलियन एम्बापे का जो ट्रांसफर्स आ गया उसमें नया मोड़ आया है, और आप देख रहे हैं PSG प्रेसिडेंट नासिर अल खलीफी विल कम फेस टू फेस विद किलियन एम्बापे फॉर द फर्स्ट टाइम। अब फिर पहली बार सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो जब इन्होंने लेटर जारी कर दिया था कि मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। पिछले दिनों तो खलीफी का ये बयान भी आया था ना कि पहले तो जाने नहीं देते थे ना, तो उन्होंने कहा था कि जी वो जिधर मर्जी जा सकते हैं, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि किलियन एम्बापे इतना बड़ा प्लेयर, मैं उनको फ्री ट्रांसफ़र में जो है वो जाने दूँ। इसमें पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में ये भी है ना कि FFP के जो रूल्स हैं, फाइनेंशियल फेयर प्ले, वो अगर एम्बापे फ्री जाते हैं ना तो कंफर्म इनके ऊपर वो फेयर प्ले लग जाएगा, और इनको फिर 5 प्लेयर्स और भी बेचने पड़ेंगे, क्योंकि 189 मिलियन पाउंड जो हैं वो खसारे में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। एम्बापे का फ्री जाना मतलब इनका
इनको एटलीस्ट 190 मिलियन चाहिए इनके ट्रांसफ़र से, तब इसलिए जाके वो उन्होंने बैलेंस 200 मिलियन का वो किया था। हाँ, क्योंकि इसीलिए उन्होंने किया था। और आज जो अभी शायद जब हम शो कर रहे हैं तो मुलाकात या अभी हो रही होगी या अब होने वाली होगी, लेकिन इसी चीज़ का मोस्टली तस्करा होगा इस मीटिंग में कि वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि या तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लें, हम आपको किसी भी सूरत नहीं रोकेंगे अगले सीज़न जाने का, लेकिन आप एटलीस्ट अगले सीज़न अगर जाएंगे भी तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। और आपकी वजह, इन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अल खलीफी ने जो कहा था कि किलियन एम्बापे को सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए, इनकी इस हरकत की वजह से हमें 5 खिलाड़ी और मजबूरन बेचने पड़ेंगे और वो भी एक तरह से जॉबलेस हो जाएंगे वो खिलाड़ी, क्योंकि ये एक तरफ से ठीक कह रहे हैं खलीफी जो है, क्योंकि एम्बापे तो अभी करियर बहुत आगे है, अभी यंग है बिल्कुल, और अगर एक्सटेंड कर लेते हैं 1 साल उन्हीं कंडीशंस पे, तो उसके बाद वही बात है कि अगले साल चले जाएंगे और फिर रियल मैड्रिड आई डोंट थिंक सो कि वो फिर 1 साल वेट करेगी किलियन एम्बापे के लिए जी कि 1 साल और वेट कर लेते हैं फ्री ट्रांसफ़र पे। तो थोड़ा सा मेरा आपको लगता है कि ये एक बात बन जाएगी? नहीं, मसला ये है कि मेसी की सूरत हाल में भी हमने ये देखा और क्लब्स इस तरह की सिचुएशन को बाद में फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी वजह से किलियन एम्बापे बाकी बड़े प्लेयर्स का कंडीशन लिखवा सकते हैं ना कि एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे वो। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किलियन एम्बापे अपने टर्म्स लिखवा दें कि आपने, लेकिन वो फिर उसमें भी है ना कि उनको पहले रियल मैड्रिड के साथ भी तो बात करनी है कि आपने मेरे ट्रांसफर के लिए इतने पैसे देने या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो किसी भी सूरत रियल मैड्रिड बन जाएगी। बिल्कुल। तो क्या वैसे आपको ओवरकम क्या लगता है, मामला हल हो जाएगा ये, या किलियन एम्बापे जाएंगे रहेंगे, क्या है? मुझे तो लगता है कि मामला तो हल हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर एक साइड जो है वो खसारे में रहेगी, एक साइड को खसारे में रहना पड़ेगा, वो शायद रियल मैड्रिड हो जाए, वाला नहीं होगा सीट। हाँ, क्योंकि फिर अगर ये अभी इस सीजन जाते हैं तो फिर रियल मैड्रिड खसारे में रहेगी, क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे, फ्री नहीं आएगा। चलिए बिल्कुल, लेट्स सी क्या इस मीटिंग का ओवरकम निकलता, जो भी निकलेगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये आपको दिखाते हैं, और ये है मैनचेस्टर फैंस। जी हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव अग्रीड 51 मिलियन फी प्लस 44 मिलियन इन एड ऑन्स विद इंटर मिलान फॉर द साइनिंग ऑफ एंड्रिए ओनाना। जी बिल्कुल, वो 55 मिलियन का जो एक तरह से टैग जो इंटर मिलान चाह रही थी वो उनको मिल गया है। ऑल दो 4 मिलियन बोनसेस होंगे जो इनकी परफॉर्मेंसेस पे बेस्ड करता है, लेकिन ये है कि एक डील इनके लिए बहुत ज़रूरी थी। अब गोलकीपर डेहिया को तो ऑलरेडी खैर आबाद ये कह चुके थे, और रिप्लेसमेंट जो थी वो आंद्रे ओनाना ही इनके लिए थे। अब देखते हैं कि, क्योंकि रिपोर्ट्स उसके बाद जब डेहिया ने छोड़ दिया था तो उसके बाद रिपोर्ट आई थी कि एरिक टेन हैग को पर्सनली डेहिया में ना ट्रस्ट था और ना पसंद करते थे। ये सारे मसले एरिक टेन हैग के ही आए। रोनाल्डो के साथ भी उनके अपने मसले थे कि पर्सनली पसंद नहीं थे, और उनके साथ जो उन्होंने हरकत की कि मजबूर कर दिया अगले इंसान को। आप इतने बड़े लेजेंडरी खिलाड़ी को, और लेजेंडरी खिलाड़ी भी ऐसा नहीं है कि जो अपने बिहेवियर की वजह से पास्ट में मशहूर हो के बड़ा एटीट्यूड है या बड़ा मिसबिहेव करता है, बड़ा लाइक काम एंड कूल सा प्लेयर है वो। आपने उसको मजबूर कर दिया कि वो ऐसी हरकतें करे, और आप जो है वो उसको एक काइंड ऑफ के सबकी नज़रों में। उसके बाद है फिर आप अब ये वाली देख लें बात, मैंने तब भी आपको कहा था कि मुझे तो एरिक टेन हैग में प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और अब डेहिया के साथ भी जो इन्होंने किया है। जी बिल्कुल, और ये जो बाकी प्लेयर्स भी नहीं डरेंगे कि ये नहीं, ये ट्रेंड सही नहीं है। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने स्टार्स को हमेशा से एक रिस्पेक्टफुल तरीके से फेयरवेल देती आ रही थी, और अभी ये जो एरिक टेन हैग ने रवायत डाली है वो सही मुझे नहीं लग रही, क्योंकि अब देखें हर खिलाड़ी को इस तरह अगर जान छुड़ानी है आप अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। पास हाँ, फिर प्लेयर्स भी नहीं आएंगे, और फिर वो एक क्लब का जो फेस है ना वो, क्योंकि बहुत सारी इंडोर्समेंट्स आपको आपकी फेम बेस की वजह से भी मिलती हैं कि आपकी अगर फॉलोइंग ज़्यादा है बाहर दुनिया में, तो इस तरह से आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के अपने फैंस तो लूज़ नहीं करेंगे जो शहर में बसने वाले हैं, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड फैंस हैं वो लूज़ कर जाएंगे। एग्जैक्टली, और थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एनीवेज देखते हैं, अब एंड्रिए ओनाना आ गए हैं, तो एंड्रिए ओनाना क्या करते हैं। इनकी ज़रूरत तो वैसे नहीं थी, डेहिया बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, और ये है हैरी केन नॉट इंटरेस्टेड इन PSG मूव एज टॉटनहम फेस फाइट विद बायर्न म्यूनिख ओवर स्ट्राइकर्स फ्यूचर। जी हाँ, हमने पिछले दिनों ही आफरीदी बताया था कि अच्छी खासी बात चल रही थी, हैरी केन टॉटनहम दे रही थी बायर्न म्यूनिख को, और फिर PSG ने एंट्री मारी
और उन्होंने कहा कि उन्होंने चेल्सी वाला शायद काम करने की कोशिश की, लेकिन अब उन्होंने इनकार कर दिया। दैट मीन्स कि हैरी केन खुद चाहते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो चीज़ें और मैं आराम से बायर्न म्यूनिख में चला जाऊँ। हाँ, और आप देखेंगे क्लब के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। अब पीएसजी की जो करंट सिचुएशन है, वो हैरी केन एक मैच से निकल के एक और मैच में नहीं जाना चाह रहा। वो एक क्लियर पाथ टुवर्ड्स, क्योंकि ट्रॉफीज ही मेन चीज़ है जो वो नहीं जीत पा रहे टॉटनहम में। वो एक ऐसे क्लब में जाना चाह रहे हैं जो स्मूथली वो ट्रांजिशन कर पाए और आराम से जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें बजाय इन सारी हाँ, चीज़ों ये पे फिर फोकस करें। क्योंकि अब इनको पता भी है कि अब पीएसजी का जो करंट सिचुएशन है, उन्होंने बर्नार्डो सिल्वा को जो खरीदना था उस पे भी अब थोड़ा सा डिले आ गया है, क्योंकि अगर केलियन एम्बापे अभी इस सीजन ट्रांसफर नहीं होते और वो फ्री जाने की जिद में छोड़ देते हैं, तो फिर तो ना बर्नार्डो सिल्वा खरीद पाएंगे और ना ही हैरी केन, क्योंकि अगर डील हो भी जाती तो फिर हैरी केन बीच में लटक जाते, ना बायर्न म्यूनिख के होते और ना पीएसजी उनको खरीद पाती। जी हाँ, बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त आपने बताया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और फुटबॉल जो है वो इनके बगैर नामुकम्मल है, और इन्होंने एक बात कही है और बहुत बड़ी बात कह दी है। कितनी बड़ी है आप विधि से जानेंगे। आई वॉन्ट टू रिटर्न टू यूरोपियन फुटबॉल, द डोर इज़ कम्प्लीटली क्लोज। 38 साल का हो गया हूँ मैं, और फुटबॉल जो है वो अब वो क्वालिटी नहीं है यूरोपियन फुटबॉल की, और उन्होंने कहा है कि सिर्फ प्रीमियर लीग जो है वो वैलिड है एंड दे आर वे अहेड ऑफ ऑल द अदर लीग्स। अफरीदी बहुत बड़ा बयान दे दिया इन्होंने। अब वो जो चैंपियंस लीग के दरवाजे, वो आपको लगता है कि इन्होंने खुद ही कह दिया कि बंद है? एक्चुअली कल इनके बारे में एक स्टेटमेंट न्यूकासल के जो मैनेजर है एडी हाउ, अगर आपको याद हो हमने पहले भी व्यूअर्स के साथ शामिल की थी, जब लीग चल रही थी तो एडी हाउ ने इनकार किया था कि इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है और हम रोनाल्डो को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्या ये रोनाल्डो ने खुद बचने के लिए तो नहीं ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि बजाय इसके कि अप्रोच किया जाए और आगे से इनकार हो जाए, तो वो भी एक नहीं, लेकिन एडी हाउ ने कल कहा है कि कुछ भी हो सकता है और सऊदी प्रो लीग के खिलाड़ी हम लोन पे ले सकते हैं, चाहे वो रोनाल्डो हो या रूबन नेवेस, क्योंकि अब रूबन नेवेस भी उधर ही चले गए, ज्यादा आ गए हैं उनके पास खिलाड़ी। हाँ, तो करीम बेंजेमा भी आ गए हैं, करीम बेंजेमा भी आ गए हैं, लेकिन अल नसर जो है वो ज्यादा न्यूकासल के साथ, न्यूकासल का लिंक है उनके साथ। अब रोनाल्डो का फिर इसके आज मतलब जो बयान आया है उसका, सेल्टा विगो के साथ फ्रेंडली मैच था अल नसर का, उसके बाद इनका इंटरव्यू था, उसमें इन्होंने ये भी कहा कि सऊदी प्रो लीग जो है वो MLS से बेहतर है, तो मेसी को भी एक तरह से टांट किया है। अच्छा। और फिर बाकी लीग्स को भी कहा है कि यूरोपियन जो लीग्स हैं वो अब उनकी क्वालिटी नहीं रही, और सीरिया भी जब मेरा अलग वेस्टर्न मीडिया इनके खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा करेगा मे भी, क्योंकि इन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया। अब तो क्योंकि अब जर्नलिस्ट भी तो सवाल ऐसे फ्रेज करते हैं कि आपसे पूछते हैं कि वो बेहतर है या ये बेहतर है। अब ऑब्वियसली आप अपने घर का बताओगे कि मेरा घर बेहतर है दूसरे घर से। अच्छा, इन्होंने वैसे अपने घर का नहीं कहा, इन्होंने कहा है कि मैं यूरोप मेरे लिए एंड है, मतलब वो, और बाकी फिर जो है वो MLS उन्होंने देखो ना कंपेयर भी किया है, तो MLS से कंपेयर किया सऊदी प्रो लीग को उन्होंने, बाकी यूरोप से अभी भी कंपेयर नहीं किया। यूरोप से उन्होंने कहा है कि टर्किश लीग से और नेदरलैंड्स की जो डच लीग है उनसे तो हम ऑलरेडी, वो कह रहा है कि जितने खिलाड़ी मेरे पीछे अब सऊदी प्रो लीग जिन्होंने ज्वाइन किया है वो तो ऑलरेडी इस सीज़न ही बेहतर हो जाएंगे। और इवन इन्होंने ये तक कह दिया है कि जो मैंने 5 साल पहले इंटरव्यू में कहा था कि 5 साल में बेहतर लीग हो जाएगी, मैं अब अपना बयान चेंज करके कह रहा हूँ कि ये जो जितने प्लेयर्स आ गए हैं वो 1 साल बाद ही आप इसको बहुत ही टॉप लीग बनता हुआ देखेंगे। तो है, वॉचेबल लीग होगी और बड़ी ज़बरदस्त लीग हो जाएगी। और दूसरी तरफ मेसी जो है, देखते हैं इनके इस बयान पे ऑफ कोर्स जर्नलिस्ट जो है वो उनको तो मौका मिल गया, ज़रूर पूछेंगे जी रोनाल्डो ने आपके बारे में ये कहा है तो आप क्या कहेंगे। तो अब देखते हैं मेसी का क्या जवाब आता है। मुझे तो लगता है वो वहाँ खेलने ही नहीं गए, वो तो अपनी छुट्टियाँ मनाने गए हैं इंटर मियामी। एनीवेज, ये रोनाल्डो के उनका बयान था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है खबर, और ये खबर किसके बारे में? रियाद महरेज के बारे में है। अंडरस्टैंड अल अहली सबमिटेड फर्स्ट बिड फॉर रियाद महरेज ऑन मंडे नाइट। जी आफरीदी, ये रियाद महरेज के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है। पहले भी व्यूअर्स हमने खबर दी थी कि रियाद महरेज को सऊदी प्रो लीग से ऑफर्स थी, अब कंफर्म नहीं था कि कौन सा क्लब जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब पेशकश भी आ गई है और ये पेशकश जो है वो रिजेक्ट भी हो गई है। इतने कम पैसों में तो मैनचेस्टर सिटी इतने बड़े खिलाड़ी को नहीं जाने दे रही। बिल्कुल, उन्होंने फिर 30 मिलियन का डिमांड रखा है और क्लब सऊदी प्रो लीग के क्लब की तरफ से भी एक मतलब शायद खबर यह है कि उन्होंने कहा है कि हम डील फाइनलाइज कर लेंगे और रियाद महरेज पर्सनली भी इंटरेस्टेड हैं सऊदी लीग को ज्वाइन करने में। चलो, ये अच्छी खबर है। और इतने पैसे देख के तो मुझे वाकई लग रहा था ये सऊदी प्रो लीग तो ऑफर इतना कर ही नहीं सकती।
एनीवेज ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग थी जो आपने देखी, और इसके अलावा जो है कुछ पैकेजेस थे जो हमने आपके साथ शेयर किया। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के हवाले से हमने काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर किया आज के प्रोग्राम के लिए। बस इतना ही। आप इस प्रोग्राम का रिपीट देख सकते हैं हमारी वेबसाइट fastsports.tv, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आप इन शोज़ के रिपीट्स देख सकते हैं, और फेसबुक और इसके अलावा बाकी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर पूरी दुनिया से जितनी भी स्पोर्ट्स हो रही हैं उसके हवाले से आप अपडेटेड रह सकते हैं। और यूट्यूब पे भी आप इन शोज़ के रिपीट देख सकते हैं। फास्ट स्पोर्ट्स PK हमारा चैनल है, वहाँ पर ज़रूर आप जाइए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरियाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।